हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं। इंडिया के फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन इज अ वायलेंस ऑफ द ह्यूमन राइट, है ना। तो ये क्या है पूरा का पूरा, अभी इसके बारे में देखते हैं। तो एक बार इस पे हमारा पहला न्यूज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन, FGM इसको हम बोलते हैं, महिला जन्नांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें। फर्स्ट जो है आपके पास ये क्या है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन डज नॉट इन्वॉल्व द टोटल रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फीमेल जेनिटली फॉर नॉन मेडिकल रीजन, है ना। पहला है दिस। सेकेंड स्टेटमेंट है द थीम फॉर दिस ईयर्स इज unleashing youth power, one decade of accelerating actions for zero FGM by 2030। इस वर्ष के लिए थीम जो है वो क्या है, अनलीसिंग यूथ पावर का एक दशक, शून्य महिला जन्नांग विकृति के लिए त्वरित क्रियाओं का एक दशक, है ना। दो बातें हैं, दो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, तो इस स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों ऐसा, अभी आपको नेक्स्ट में पता चल जाएगा। सो ओनली सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, ये वो देश हैं, ये अफ्रीका के ये वो इलाके हैं जहां पर ये जो FGM है ये होता है। बाकी और देखते हैं। हर साल हम 6 फरवरी को ना इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर FGM, फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन के रूप में हम मनाते हैं 6 फरवरी को। द प्रैक्टिस हैज नो हेल्थ बेनिफिट फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन। जो ये प्रैक्टिस होती है FGM, इससे महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी लाभ नहीं होता। FGM इन्वॉल्व्स द पार्शियल। क्या होता क्या है FGM, फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन की अगर मैं बात करूं, इट इन्वॉल्व्स द पार्शियल और द टोटल रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया और अदर इंजुरीज टू द फीमेल जेनिटल ऑर्गन फॉर द नॉन मेडिकल रीजन। महिला जन्नांग विकृति से में बाहरी महिला जन्नांग के आंशिक या कुल निष्कासन या गैर चिकित्सा कारणों से महिला जन्नांग अंगों को चोट जो पहुंचाना, ये इसमें शामिल होता है। अच्छा, ये है दोस्तों वहां पर जहां पर FGM की प्रैक्टिसेस जो हैं वो चलती हैं। स्पेशली देखो अफ्रीका के अंदर बहुत सारे ये मुस्लिम डोमिनेटेड समुदाय हैं जहां पर FGM की प्रैक्टिस जो है ये होती है। और इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो दाऊदी बोहरा समुदाय है उसके अंदर ये प्रैक्टिस बहुत आम है ना। तो क्या क्या चीजें देखते हैं। तो FGM इज मोस्टली कैरिड आउट ऑन द यंग गर्ल्स। यंग गर्ल में ये कैरिड आउट होती हैं जिनकी एज जो होती है वो आपका इन्फेंसी से मतलब 5 से 15 साल के बीच की होती है। इट इज वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। और आपको बता दूं, ये जो करना है FGM करना जो है, ये महिलाओं और लड़कियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। 2018 में एक स्टडी हुई FGM के ऊपर इंडिया में, जिससे ये बताया गया कि भारत में जो दाऊदी बोहरा समुदाय है उसके अंदर ये प्रैक्टिस 75% से अभी अधिक तक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है, दिस इज द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, है ना। अभी अभी आपको याद है कि रशिया के कुछ एथलीट्स के ऊपर वाडा ने बैन लगा दिया, है ना, डोपिंग वगैरह के चक्कर में चलते हुए। तो अब ये उनका जो मामला है, उनकी जो अपील है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के पास गई है। दोस्तों, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है फॉर द स्पोर्ट्स बैन। अगर किसी मतलब स्पोर्ट्स के खेल के संबंध में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो क्या है आपका दोस्तों, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर द स्पोर्ट्स। तो पूरा मुद्दा जानने की कोशिश करते हैं, एक बार देखेंगे। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं CAS। स्पोर्ट के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में निम्नलिखित विवरणों पर विचार आपको करना है। CAS has the task of resolving legal dispute in the field of sports through arbitration or mediation। पहला कि ये इसके पास मध्यस्थता या दवा के माध्यम से खेल के क्षेत्र में कानूनी विवादों को हल करने का कार्य। मतलब CAS जो है बेसिकली ये कहना चाह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि ये जो खेल होते हैं उनके विवादों को ये हल करता है, पहली बात। दूसरी बात, CAS is placed under the administrative and financial authority of International Council of Arbitration for Sports, ICAS। भाई जो CAS है यानी कि CS को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार के अंदर रखा गया। मतलब ये जो है CAS जो हमने बॉडी बताई, ठीक है, इसका पूरा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन का, और इनको फाइनेंस पैसा देने का काम जो है वो कौन करता है, आपका ICAS करता है। चलिए, तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है आपका, सही है दोस्तों। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट वाज C इज द राइट ऑप्शन।
अभी क्यों आपका न्यूज में था, क्यों पूछा गया, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम वाडा बोलते हैं, हैज रिसेंटली सेंट इट्स केस फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ द रशियाज फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर द स्पोर्ट। अभी अभी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको वाडा कहते हैं, ने हाल ही में रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टिंग प्रतियोगिता से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के लिए बहिष्कृत करने में अपना मामला जो है वो भेजा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये उसका स्ट्रक्चर है, क्या क्या चलता है, आपका जो कैश है किस प्रकार से फंक्शन करता है, क्या उसके काम है, देख लेना एक बार। सो कैश जो होता है बेसिकली वर्ल्ड का हाईएस्ट स्पोर्ट कोर्ट है, सब स्पोर्ट के लिए, खेल के लिए सबसे बड़ा जो कोर्ट है उसको हम कैश बोलते हैं, है ना। मस्ट डिसाइड वेदर टू कंफर्म द 4-year बैन द बोर्ड इम्पोज द रशिया लास्ट मंथ और द कंसीडर द रशियाज केस अगेंस्ट द एपिक सैंक्शन, है ना। भाई वाडा ने रशिया के ऊपर क्या कर दिया, 4 साल का बैन लगा दिया, 4-year बैन लगा दिया। अब इसको, इसकी जो अपील है, इसको कंटिन्यू रखना है, माफ करना है, क्या करना है, ये काम किसका रहेगा दोस्तों, आपका कैश का रहने वाला है। द कैश हैज द टास्क ऑफ रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स थ्रू द आर्बिट्रेशन, ठीक है। इसका मध्यस्थता के माध्यम से खेल में कानूनी विवादों को हल करना जो है बेसिकली इसका काम होता है। तो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, ये हमने अभी देखा वाडा जो है, और एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट डिसिप्लिनरी प्रोसेस, कैसे कैसे पूरी अपील चलती है। तो बस अपने वैसे बहुत ज्यादा काम का है नहीं है दोस्तों, ठीक है। द कैश वॉज क्रिएटेड इन 1984, ये जो कैश है हमने 1984 के अंदर जो है इसको क्रिएट किया था, एंड इसको एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल अथॉरिटी किसके अंडर में रखा गया है, आई कैश के अंडर में इसको रखी गई है, बिल्कुल सही चीज है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द नियरेस्ट नॉन प्लैनेट, जिसका नाम ये रखा गया, अभी नियरेस्ट नॉन प्लैनेट जो है वो डिस्कवर, ये ऐसी छोटी छोटी बातें ना हमेशा आती रहती है। अगला सवाल है दोस्तों, जल जीवन मिशन। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है ना, ऐसे ही हम एक जल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट है कि भारत के लगभग 250 डिस्ट्रिक्ट में ना जो वाटर है वो लगभग खत्म होने वाला है। तो उसको ठीक रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार एक मिशन लेके आने वाली है, मास मिशन। जैसे स्वच्छ भारत आंदोलन हमने किया, ऐसे ही जल जीवन मिशन जो है ये हम इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं, ताकि जल को भी क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जाए। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप का मतलब मैंने आपको बताया, जब भी मैं फ्लैगशिप वर्ड लिखूं इसका मतलब ये बड़ा प्रोग्राम, इसके नीचे बहुत छोटे छोटे कई सारे चुरकुट प्लान जो होंगे इसके अंडर में काम करेंगे। तो यूनियन बजट जो अभी रखा गया है 2019-20 का, उसमें कुछ प्रावधान यहां पर हैं, 19-20 का नहीं, 20-21 में, तो ये 19-20 की बात है, तो वहां पर रखा गया। तो ये जब स्टार्ट किया गया था तो इसमें कुछ बातें थी। इसका पहला पर्पस क्या है, पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। इसका पहला पर्पस है कि 2024 तक जितने भी रूरल हाउस होल्ड है सबके पास जो नल वाला पानी है वो पहुंचना चाहिए। इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन द लोकल लेवल, लोकल लेवल पर सारा जो डिमांड सप्लाई साइड का जो पानी का मैनेजमेंट है वो पूरा होना चाहिए। विल कवरेज विद द अदर सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, है ना, जो बाकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके साथ कन्वर्जेंस इसका होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर द रीयूज इन द एग्रीकल्चर, कि किस प्रकार से आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करना है आपको, समझ रहे हो बात। तो इस सब के लिए जल जीवन मिशन जो था स्टार्ट किया गया था। तो सवाल इसी से है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जल जीवन मिशन। भाई जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो, द जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC ओनली टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। जल जीवन मिशन का लक्ष्य केवल 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। पहली बात, every functional tap connection is to be linked with the आधार नंबर ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। हर कार्यात्मक नल कनेक्शन को घर के मुखिया के आधार नंबर के साथ में यहां पर जोड़ा जाएगा। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है या गलत है, सही है वो आपको देखना है। तो बता दूं आपको मैं, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है। सो बी इज द राइट आंसर। बी इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल अप्रूव्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। अभी अभी जो जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अभी जल जीवन मिशन को अप्रूव कर दिया है। एंड द प्लान टू अचीव द 100% कवरेज ऑफ द पाइप वाटर सप्लाई बाय दिसंबर 2021। और इन्होंने कहा है कि दिसंबर 2021 तक ये 100% पाइप वाटर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, है ना। अब बजट फॉर वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल, यूनियन बजट 2019 में कुछ प्रावधान थे। जल शक्ति मंत्रालय ये इसका पूरा काम देखता है। जल जीवन मिशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये अपन ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं। ये अभी जो परेड हुई थी 26 जनवरी को, तो उसके अंदर ये सबसे बेहतरीन झांकी जो थी वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन के ऊपर ही बनी थी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
So the National Jal Jeevan Mission aims to provide every household of the countries with a piped water supply by 2024. ऑलरेडी पता है हमें. Every asset created under the Jal Jeevan Mission will be geo tagged. भाई ये जितने भी मिशन हम इसमें कोई भी asset अगर create करते हैं ना तो उसको geo tagging की जाएगी उसके साथ. State will carry out the inspection by empaneled third party agencies for all infrastructure created. अच्छा, जो भी आप जल जीवन मिशन के अंदर JJM के अंडर में जो भी आप चीज का निर्माण करोगे ना, कोई भी assets अगर आप बनाते हो, कोई भी चीज अगर आप बनाते हो तो थर्ड पार्टी के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा. ऐसा नहीं कि सरकारी एजेंसी ने बनाया और सरकारी एजेंसी उसका इंस्पेक्शन करी, नहीं. जिसने बनाया, सरकारी बनाए, प्राइवेट बनाए, और इंस्पेक्शन जो है उससे थर्ड पार्टी जो है वो करेगी. ये जल जीवन मिशन के बारे में दोस्तों, ठीक है. टैप कनेक्शन एज ऑन 1 तारीख 4था महीना, मतलब 1 अप्रैल की बात है 2019. तो ये पूरा आपके लिए थोड़ा सा ये दिया गया है, आप थोड़ा देख सकते हो. पाइप वाटर रीच ओवर द हाफ रूरल पॉपुलेशन इन जस्ट 6 स्टेट. मतलब देखोगे सिक्किम में सबसे बेहतरीन सिचुएशन है. उसके बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अपना हरियाणा भी जो है भाई 53% के ऊपर चल रहा है. पंजाब 53, पांडिचेरी, कर्नाटक, है ना. ये पूरा एक आपको सिस्टम बताया गया है, तो एक बार आप देख लेना इसको बस. बाकी इसके अंदर से कुछ भी नहीं है ऐसा. सारंग अभी अभी न्यूज में देखी गई थी, तो ये सारंग जो है ये है क्या? आर्मर्ड पर्सनल कैरियर नहीं भाई, ये मैं सीधा बता दूं, आर्टिलरी गन है आपकी, ठीक है. तोपखाने की बंदूक है, आर्टिलरी गन है, और इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है. पुरानी एक बंदूक कुछ इस प्रकार से दिखती है, इसी का नाम रखा गया सारंग, है ना. इंडिजीनियसली बिल्ट है, भारत के अंदर इसको बनाया गया है. इंडियन आर्मी टू गेट इंडिजीनियस आर्टिलरी गन. अभी ये तोप वाली जो गन है भारत को, ये इंडिजीनियस मतलब आप खुद देसी बनाई है, हमने अपने यहाँ पे बनाया है. ये जो हमने बनाई है ना, ये हमने क्या किया है, M46 जो है हमारी फील्ड गन, उसको हमने अपग्रेड किया है, ठीक है. ये किसके द्वारा बनाई गई है? इट वॉज डेवलप्ड बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, OFB के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है. इतनी ये 130-150 mm गनिंग, ये इसका नाम है सारंग. कुछ इस प्रकार की है, देख सकते हो आप, बहुत बेहतरीन लग रही है भाई, है ना. ये कुछ फोटो आपके लिए मैंने रख दी है. अगला सवाल है दोस्तों आपका थोड़ा ज्योग्राफी से ज्यादा रिलेटेड है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोस्वाना. भाई बोस्वाना एक देश है, उससे संबंधित कुछ कथनों पर विचार करना है. बोस्वाना इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्दर्न अफ्रीका. उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है बोस्वाना. बोस्वाना इज द होम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन. भाई दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी जनसंख्या का घर है. द टेरिटरी इज रफली रेक्टेंगुलर अप्रोक्स 600 माइल्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड 650 माइल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इसका क्षेत्र का आकार लगभग आयत के आकार का है, उसकी वो दी गई. तो देखो मैं बता दूं भाई, कोई फालतू की बात है नहीं, ये बात तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि रिसेंटली ये बात न्यूज में रही थी. बाकी ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है. सो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आंसर क्या होगा अपना? बी होगा. अभी रिसेंटली अभी एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देता हूं. बोस्वाना ऑक्शंस ऑफ परमिट्स टू हंट एलिफेंट. हाल ही में बोस्वाना ने हाथियों को बोस्वाना ऑक्शन ऑफ परमिट टू हंट, जो हाथियों को मतलब मारा जाता था, उनको हंट किया जाता था, उसका परमिट अभी बंद कर दिया है बोत्सवाना ने, ठीक है. इट्स शेयर बॉर्डर विद द 4 अदर कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड नमीबिया. भाई 4 ऐसे देश है जिनके साथ इनकी बाउंड्री जो है वो लगती है ना. कहां पर है बोत्सवाना? यहां देख सकते हो. तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था हमने कि नॉर्दर्न स्टेट है, बट यहां पर अगर आप देखोगे तो सदर्न स्टेट है आपका. साउथ में, अफ्रीका के साउथ में जो है वो स्थित है. किन किन देशों के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है वो चीज भी आप यहां पर देख सकते हैं. बोत्सवाना had its first auction for the right to hunt elephant since lifting a ban last year. बोत्सवाना ने पिछले साल प्रतिबंध हटाने के बाद से हाथियों के शिकार के अधिकार से अपनी पहली नीलामी आयोजित की है. द कंट्रीज हैज सम 1,30,000 एलिफेंट्स, लार्जेस्ट एलिफेंट्स पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. अगर आप बात करोगे तो दुनिया की सबसे ज्यादा जो हाथी की पॉपुलेशन, हाथी की जो आबादी है, एलिफेंट पॉपुलेशन जो है वो कहां पर है? बोत्सवाना के अंदर में स्थित है, बोत्सवाना के अंदर में आती है ना. सो देयर इज वन लाइनर क्वेश्चन ऑल्सो हेयर. इंडसलैंड बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट इंक्रीज इन द ब्रांड वैल्यू. इंडसलैंड बैंक जो है उसने लिस्ट को टॉप किया है जिसके अंदर हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है ब्रांड वैल्यू के अंदर में. तो ये एक आपको स्टेटमेंट वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर ये रख दिया गया. कुछ ऐसी चीजें दोस्तों हम अपने यहाँ पे रख देते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखनी है. सो इट्स अबाउट द जिम्बाब्वे, नमीबिया और ये बोत्सवाना जो है, देखो यहाँ पर बोत्सवाना है ना. तो ये बाकी एक रिवर है जो इसको अलग करती है ना. इस रिवर का नाम है जाम्बेजी रिवर. बाद में बताऊंगा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे वहां हम देखेंगे, है ना. इनको तो जानते ही हो, हाथी मेरे साथी. गवर्नमेंट इश्यूड ए कोटा फॉर द किलिंग ऑफ, ये हाथियों को मारने का, यार ये बहुत बेकार चीज है. क्यों मार रहे हो बेचारे हाथियों को, है ना. गलत चीज है. आप और कितने लोग इसमें सहमत है मेरी बात से कि हाथी को मारना गलत, किसी भी जीव को मारना गलत है यार. आदमियों को, मैं तो कह रहा हूं आदमियों को मारने का लाइसेंस जारी कर देना चाहिए, है ना.
ये जो उल्टे सीधे काम करते हैं इनको मारने का लाइसेंस जारी कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के जो सेशन में इतना ही था हमारे पास। थैंक यू वेरी मच। वाईफाई स्टडी, एज यू नो दैट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर करंट अफेयर, सारी जरूरतों के लिए एक ही समाधान है दोस्तों। मैं सुमित राठी आपके साथ में यहाँ मौजूद रहता हूँ। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो यार, वैसे सुमित राठी 03 के ऊपर ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। फॉलो करना पड़ेगा यार, क्योंकि वहाँ फ्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो प्लीज़ यार फॉलो यहाँ पर आप कर लीजिएगा। मेरा एक पेज भी है जिसका नाम है सुमित राठी सर यूपीएससी।